Assalamu alaikum. This is Rihanna Amber. Today we're going to have a little bit glimpse of the paper one. Cambridge Pakistan Studies 2059 की पेपर वन की सिर्फ हम देखेंगे उसमें एक ग्लिम्स में चेक करते हैं कि हमारा पेपर व्हाट इज इट ऑल अबाउट इट कैन बी अ रिफ्रेशर फॉर दोज हु आर ऑलरेडी स्टडिंग एंड इट्स गोइंग टू बी अ गाइड फॉर दोज हु आर स्टार्टिंग द ओ लेवल्स. ओके. जितनी भी चीज़ें इस वीडियो में आपको दिखाई जाएंगी वो कोई भी पर्सनल ट्रायल एंड बेस की बेसिस पे नहीं है. एवरीथिंग विल बी टेकन एज अ स्क्रीन शॉट फ्रॉम द कैम्ब्रिज लर्नर गाइड विच इज़ गोइंग टू बी अ हेल्पफुल document for you people to just check what the Cambridge is expecting from you. Cambridge आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी. कंटेंट या सिलेबस कंटेंट में आपको कितनी तरह का इस पेपर में आपको सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि कितने पेपर्स में होंगे. हमारा जो पेपर है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है. पेपर वन इज़ हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान जिसके आगे फर्दर 3 कंपोनेंट्स होते हैं. और पेपर टू जो है दैट इज़ गोइंग टू बी एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान जिसके डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं. दोनों पेपर जो हैं वो 75 मार्क्स के होते हैं लेकिन अभी हम लोग पेपर वन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ओके. यहाँ पे चैप्टर्स की बजाय हमारे पास कुछ की क्वेश्चन दिए होते हैं कैम्ब्रिज की तरफ से. इन की क्वेश्चंस को फर्दर डिवाइड किया होता है छोटे छोटे क्वेश्चंस में जिसका हम आंसर जब हम हर एक चैप्टर करेंगे उसके साथ आपको बताया जाएगा कि इस चैप्टर में कितनी तरह के क्वेश्चन आएंगे. वो भी कैम्ब्रिज ने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं. इसमें किसी का ट्रायल एंड एरर और कोई एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की ज़रूरत ही नहीं है. You will be able to successfully do it or score the 14 marks by only just looking into the question which has been provided by the Cambridge along with the specified content. ये क्या चीज़ें होती हैं ये हम साथ साथ चलते हुए देखेंगे. लेकिन ये कि हमारे 5 चैप्टर होते हैं सेक्शन वन में, 5 चैप्टर होते हैं हमारे सेक्शन टू में और 6 चैप्टर होते हैं हमारे सेक्शन थ्री में. नेशनहुड आफ्टर 47. ठीक है. और उसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट 16 चैप्टर है इसमें हम इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ते हैं. अच्छा. ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम सिर्फ हिस्ट्री का जब नाम आता है वी जस्ट स्टार्टेड रीडिंग स्टार्टिंग एंड स्टार्टिंग मतलब कंटेंट याद कर लें सारा कुछ कर लें. लेकिन आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को भूल जाते हो क्योंकि आपका एक स्पेसिफिक राइटिंग स्टाइल होता है कैम्ब्रिज में और आपको मार्क्स उस स्टाइल पे मिलते हैं. ठीक है. लेकिन उससे पहले आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आपका पेपर जो है वो 75 मार्क्स का होगा और आपके पास टोटल टाइम जो है 1 hour 30 minutes होंगे. और जो चेक किया जाएगा नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एनालिटिकल एबिलिटी और इवेलुएटिव एबिलिटी ये क्या चीज़ें हैं हम इनको वन बाय वन इजी वर्ड्स में साथ साथ डिस्कस करेंगे. अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं. इसमें आपके पास 3 क्वेश्चंस का आंसर करना होगा और जिनमें से पहला क्वेश्चन जो है कंपल्सरी होगा सेक्शन ए का जिसमें आगे फर्दर 4 पॉइंट्स होंगे सब पॉइंट्स होंगे क्वेश्चन के पोर्शंस होंगे. और दूसरा क्वेश्चन जो है देयर आर गोइंग टू बी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ विच वी आर सपोज टू बी लाइक पिकिंग अप द 2 क्वेश्चंस ओनली. 4 में से आपने 2 क्वेश्चन उठाने हैं. टोटल आपके पेपर का वेटेज जो यहाँ पे बनेगा वो 50% होगा. अच्छा. यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे कि किस क्वेश्चन में क्या करना है. उसके लिए सेपरेटली 2-2 3-3 मिनट की हम लोग एक्स्ट्रा से एक वीडियो बनाएंगे ताकि चीज़ों को मर्ज ना कर दें एग्जैक्टली सेम उनको अपने पैटर्न पे समझें. यहाँ पे ये वीडियो या पिक्चर दिखाने का आपको पर्पज़ जो है वो सिर्फ आपकी टाइम एलोकेशन को सेट कराना है क्योंकि अक्सर जो प्रॉब्लम आता है बच्चों से क्वेश्चन जो है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं होता. आपने हर कंपोनेंट को एग्जैक्टली वो टाइम देना है जो कैम्ब्रिज का अपना सजेस्टेड टाइम है. आपको क्वेश्चन नंबर वन में जो कंपल्सरी क्वेश्चन है एक सोर्स आएगा जिसके लिए आपने 5 मिनट से ज़्यादा नंबर नहीं देने चाहे आपको जितना भी आता है 5 मिनट में क्वेश्चन को वाइंड अप कर लें क्योंकि आपके पास फर्दर इन चीज़ों के लिए भी टाइम नहीं बचेगा. ठीक है. दूसरा अगर आप फॉरवर्ड करते हैं तो सेक्शन बी में आपके पास एक पिक्चर होती है जिसमें से आपने अपनी भी नॉलेज यूज़ करनी होती है. नॉट मोर देन 5 मिनट्स. मूविंग फॉरवर्ड वाइज वाला जो क्वेश्चन होता है ठीक है उसमें आपके पास 7 मार्क के क्वेश्चन को 10 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं देना. आपने पेपर पूरा करना है. आप बेहतरीन सारा कुछ जो जहान की इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे ना तो आपको वो 7 में से 6 या 7 से नंबर ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि अगर आप उनकी रिटर्न एबिलिटी को नहीं पहुंचते हो राइटिंग स्टाइल को नहीं पहुंचते हो तो वो बताते हैं कि क्या चीज़ होती है. एंड देन कम्स द 10 मार्क्स और द 14 मार्क्स. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन में वो सेम क्वेश्चन होता है थोड़ी सी डिटेल कम हो जाती है तो वो 10 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है.
सो अगर हम देखें तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होती है जिसमें वो आपसे वन में तो लाइक पार्ट ए में तो आपकी नॉलेज चाहिए नहीं होती है, सोर्स में से ही चाहिए होती है। पार्ट बी में आपको अपने से नॉलेज देनी होती है जिसको सपोर्टेड इन्फ्रेंस कहते हैं, उसके लिए एक छोटी सी वीडियो है वो आपने ज़रूर देख लेनी है। पार्ट सी में आपको वाई रीजनिंग देनी है क्योंकि इट्स अ कंपैरेटिव क्वेश्चन, और पार्ट डी में आपको इवैल्यूएटिव बेस करना है, आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाने हैं। ठीक है, वाई क्वेश्चन के बाद आपको इवैल्यूएट बैलेंस आपने इक्वलाइज करना है। बिल्कुल सेम इसी तरह जो बाकी आपको सेक्शन बी है उसमें जो क्वेश्चन होते हैं उनको दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में डिवाइड किया होता है। एक सवाल के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक जो होता है डायरेक्ट, जो होता है वो आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसमें आपको चार अपने दिमाग को यूज़ करते हुए चार फैक्ट्स एंड फिगर्स देने होते हैं। सेक्शन बी में 7 मार्क्स का होता है जिसमें आपने वाई एक्सप्लेनेशन देनी होती है, और 14 मार्क का क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट देनी होती है। एक आर्ग्यूमेंट आपको दी होती है, आप उसको कहते हो कि सही है गलत है, और डिफरेंट एविडेंस आपने प्रोवाइड करने होते हैं जिसके लिए आपके पास 12 to 13 मिनट्स होते हैं। सो द ओनली पर्पज ऑफ शोइंग यू दिस ऑल इज दिस टाइम मैनेजमेंट। पेपर में सबसे ज़्यादा जो है आपने पहले दिन से ही अपने आप को करना है। ये फर्स्ट टाइम जब आप आंसर लिखते हो तो इट टेक्स मोर टाइम, लेकिन आप याद रखें इसमें आपने एक्यूरेट, आपको एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर नंबर मिलेगा 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, आपने इसमें जो है चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, उसके साथ मल्टीपल फैक्टर्स को डिस्कस करना होता है। इवैल्यूएटिव क्वेश्चन नहीं है, ये कंपैरेटिव क्वेश्चन है। और पार्ट बी में आपको कंपेयर करके बैलेंस अप्रोच रखनी होती है, हर पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना था। बेसिकली इसको दिखाने का पर्पज सिर्फ टाइम मैनेजमेंट है। आपने हाफ एन आवर में एक क्वेश्चन को ख़त्म करना है। आपको जितना भी आता है दैट डजंट मीन कि आपने सारा लिख देना है। आपने हाफ एन आवर में एक क्वेश्चन को वाइंड अप करना है। मूविंग फॉरवर्ड अगर वो जिस तरह देखते हैं तो वो आपसे यही कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। समरी में हम आपको सिर्फ ये बताते हैं, उन्होंने कहा है कि 3 मार्क का क्वेश्चन जो है आपने सोर्स में से रहना है। प्लीज़ अगर आपको कुछ और पता है इसके बारे में तो नहीं बताएं, सिर्फ सवाल पढ़ें और उसका जवाब दें। जो 5 मार्क का क्वेश्चन है उसमें आपने इन्फ्रेंस ड्रॉ करना होता है कि अच्छा ये पिक्चर अगर 1857 में से ली हुई है तो मुझे पता है कि 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। मुझे ये भी पता है कि अगर पिक्चर में अगर वो दिखाया हुआ है कि मुसलमान अच्छी हालत में है तो मैं ये भी दिखाऊंगी कि कुछ मुसलमान ये थे कि जिन्होंने कौन सा इलेक्शन की थी। फॉर एग्जाम्पल पिक्चर में अगर मुसलमान बड़े बुरे हालात में है, अच्छा ये वो मुसलमान है, मैंने अपनी करना है कि 1857 की वॉर में जो जंग में हार गए थे। सो मैंने अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है और उनको बताना है कि मुझे इस इवेंट के बारे में पता है, तो तभी मुझे सपोर्टेड इन्फ्रेंस के मार्क्स मिलेंगे। सो ये 5 मिनट्स में हो जाएगा। ये वो हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इट्स एन ओवरव्यू ओनली वीडियो। सो सेम इन दिस वे इसमें जो है 4 मार्क्स का थोड़ा सा ये नहीं, हम चूँकि इसकी वीडियो बनाएंगे, सिंपली आपके चार जो है ना हिस्टोरिकल इवेंट्स में से आपके पास डिटेल चाहिए जो कि आपको 4 नंबर या 4 मार्क्स जो हैं वो दिलवा सकें। ठीक है, और इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। आपने ये याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स करने हैं, चारों के चारों एक ही क्वेश्चन की। और प्लीज़ याद रखिएगा कि सेक्शन बी में से जो 4 क्वेश्चन है, प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर बी का, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी 2 का ए, बी का जो है वो उठा लिया आपने, सी पार्ट और डी का किसी पार्ट उठाना प्लीज़ नहीं। जिस क्वेश्चन को उठाया है सब पार्ट उसी के करने हैं, और फिर उसके बाद आपको क्वाइज जो है आंसर में हाई मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप वो देखें जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा आता है, कि आप अपनी नॉलेज यूज़ करेंगे, फैक्ट्स यूज़ करेंगे तमाम आंसर्स में, क्योंकि जनरलाइज आंसर के मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन ज़रूर दे सकती हूँ इन माई ओन वर्ड्स, क्योंकि जब कॉपी टेक्स्ट होता है वो कैम्ब्रिज में उसके नंबर अच्छे नहीं आते। अगर आपने पेपर जल्दी ख़त्म कर लिया तो प्लीज़ रीचेक करें पेपर, लेकिन ये बहुत कम केसेस में होता है कि आपका पेपर जल्दी ख़त्म हो जाए, बिकॉज इट्स अ लेंथी पेपर। जी, स्किल्स। व्हाट स्किल्स विल बी एक्सेस। अच्छा, ये थोड़ी सी चीज़ है जो कि बहुत ट्रिकी होती है। अटेनमेंट ऑब्जेक्टिव में एक एबिलिटी होती है जिसमें आप सिलेक्ट कर सकें, रिकॉल कर सकें अपनी मेमोरी से, अच्छा ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ऑर्गेनाइज कर सकें और डिप्लॉय कर सकें या लिख सकें दोबारा उस नॉलेज को सिलेबस के कंटेंट में। ये है जी आपका अटेनमेंट ऑब्जेक्टिव 1। ये आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी व्हाट इज़ दिस अटेनमेंट ऑब्जेक्टिव 1 और द असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1, और बच्चा कहाँ तक पहुँचा है। ये आपके लेवल्स हैं। लेवल 1 वो होता है जहाँ पे बच्चा किसी चीज़ को याद कर सके दोबारा से, कि मैंने ये फ़लानी जगह पे याद की हुई है
और उसको लिख के बता सके कि ये चीज़ें हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं बेटे? इसमें होती हैं की डेट्स, होती हैं की इवेंट्स, होते हैं हिस्टोरिकल करेक्टर्स और ग्रुप। ये जो है ये 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ किया जाता है। लेकिन मज़े की बात ये है कि दिस इज़ टोटल 64% ऑफ योर पेपर 1। ठीक है, जिसमें आपके पास नॉलेज और चीज़ों के मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तकरीबन कितने मार्क्स बनाते हैं? 47 मार्क्स आपके जो हैं वो डेट्स की, लर्निंग और इवेंट्स के ऊपर और उसको रीराइट करके समझ के लिखने पे होते हैं। अटेनमेंट ऑब्जेक्टिव और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2, एबिलिटी, जिसमें आप हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन करें या वाई रीजनिंग दे सकें, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस, क्या वजह थी किसी भी इवेंट की और उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका रिजल्ट क्या आया, चेंज एंड कॉन्टीन्यूटी। अच्छा, वक्त के साथ साथ कैसे मुसलमानों की जो सोच थी बदली, कॉन्टीन्यूटी कैसे कि एक ही पर्पस के पीछे कैसे वो कंटिन्यूसली लगे रहे, ये पर्टिकुलरली आता है आपके सेक्शन 2 में। सिमिलैरिटी क्या थी और डिफरेंसेस क्या थे। ये एक अटेनमेंट ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 है, जिसमें आपको हर एक वाक्य की वजह पता होनी चाहिए और उसका रिजल्ट पता होना चाहिए, उसमें चेंज क्यों आया था, कॉन्टीन्यूटी क्यों रही थी। मोटिव्स, ये बेसिकली सिर्फ वर्ड्स ही घुमाए हुए, सिंपली आपको रीजनिंग देनी है कि कोई इवेंट क्यों हुआ था और फिर उसका क्या रिजल्ट हुआ था। ऑब्वियसली कोई इवेंट होता है तो उसका रिजल्ट होता है, या वो पास होता है या वो फेल होता है। जिस तरह अगर आप फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग यू 14 पॉइंट्स, हमें पता था कि ये पास नहीं होने, हर चीज़ तो फेल हो रही थी, लेकिन स्टिल यू वर एबल टू जस्ट पास ऑन द इन्फॉर्मेशन कि मुझे हम कायदे उनको ये चीज़ें चाहिए थी। हाँ, फेल हुए, लेकिन अगर आप गौर करें तो 1935 के बहुत सारे क्लॉजेज जो थे वो एक्सेप्टेड हुए इसी चीज़ की वजह से। सो आपको अपने आंसर में कॉज एंड इफेक्ट, चेंज एंड कॉन्टिन्यूटी, सिमिलर क्या था हिंदूज मुस्लिम्स में, इन तमाम चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए। आपके पेपर का छोटा प्रपोर्शन है, लेकिन लेवल 4 पे ले जाने के लिए आपको असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 2 पे काम करना पड़ता है, विच इज़ गोइंग टू बी 26% ऑफ द टोटल कैम्ब्रिज पेपर। अच्छा, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो दे रही हूँ ये मेरे से नहीं है, ये कैम्ब्रिज के असेसमेंट पेपर में से है। सो जस्ट टेक इट एज एन ऑथेंटिक सोर्स। हाँ जी, आ गया जी फाइनल मार्क्स। है तो ये सिर्फ 10%, बट आपका यही डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि 90% बच्चा जो है वो याद करता है, कॉज एंड इफेक्ट लिखता है और फिर बताता है, थोड़ी सी रीजनिंग बता देता है। इवेलुएटिव एबिलिटी जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसमें ये कि बच्चे को अंडरस्टैंड कर सके कि मैं किसकी सपोर्ट कर रहा हूँ, इंटरप्रेट कर सके, अच्छा मैंने इन इवेंट की वजह से इस बंदे के साथ हूँ, इवैल्यूएट कर सके कि नहीं मुझे लगता है कि यही वाला इवेंट जो है वो सबसे बेस्ट है, और सोर्स के तौर साथ एक एविडेंस दे के हिस्टोरिकल कंटेंट में बताया कि बच्चे को सारा कुछ पता है कि कौन क्या चाहता है, कौन किसके बारे में कर रहा है। आई थिंक सो इतना ही आज की वीडियो के लिए बहुत है। हम फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो है एक दफ़ा देखेंगे कि असेसमेंट ऑब्जेक्टिव जिस बेसिस पे होती है वो क्या होती है, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे द स्टडीज़ एज वेल। Thank you so very much. Allah Hafiz.